हाँ बच्चों, कल क्या किया था हम लोगों ने? कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या होता है कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किससे कम होता है? 1.5 करोड़ से। वो क्या ले सकता है? कॉम्पोजिशन स्कीम। और 1.5 करोड़ से कम कब होना चाहिए? पिछले साल में। तो इस बार मुझे क्या करना है, एक कंपोजिट रेट से, एक फिक्स रेट से टैक्स दे देना है, जो नॉर्मल रेट से बहुत क्या है, कम है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? जिसका टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। लेकिन ये किसी किसी स्टेट में कितना है? 75 लैक्स। कितने ऐसे स्टेट्स थे? 8 ऐसे स्टेट्स थे जहां पर ये टर्नओवर कितना था? 75 लैक्स। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट और जिस पर क्या है, बस इतनी चीजें जिसमें क्या है, ये इंक्लूड करके लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट तो आएगा ही आएगा। ये इंक्लूड लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल सब इंक्लूड होगा। तो आप बोलो कि इसमें इंट्रा तो लिखा ही नहीं, तो इंट्रा तो आएगा ही आएगा। इंटर को भी क्या है, इंक्लूड करना है, एक्सपोर्ट को भी, जिनका सेम पेन बेसिस पर है। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये सब बातें आएगी। और उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? एग्रीगेट टर्नओवर पे कंपोजिशन रेट क्या है? रेट क्या बताओ? मैन्युफैक्चरर थी तो रेट क्या थी? 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट में भी सभी चीजें आएगी, बट वो कौन सा होगा? सिर्फ राजस्थान का। फिर 2.5% रेस्टोरेंट के लिए और 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमने आपको टैक्सेबल वर्ड अंडरलाइन करवाया था। ठीक है, अब करते हैं आगे। सुनो बच्चों, सबसे पहले तो बताओ मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ या नहीं इस बार? दिस इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। क्या मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ या नहीं? ले सकता हूँ। पहले साल में क्यों ले सकता हूँ? पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था। जीरो भी क्या होता है? 1.5 करोड़ से कम। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। अब यहाँ मेरा टर्नओवर होगा 5 करोड़, यहाँ ले सकता हूँ या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर इससे ज़्यादा था। अब एग्रीगेट टर्नओवर कैसे देखना है? मेरा एक ऑफिस है राजस्थान में, ऑफिस नंबर A, राजस्थान में ऑफिस नंबर B, यूपी में ऑफिस नंबर C। बताओ एग्रीगेट टर्नओवर किसका किसका लिया जाएगा? इसका, 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 तीनों का ही लिया जाएगा। प्लस इनका एग्जेम्प्ट भी लिया जाएगा, इनका टैक्सेबल भी लिया जाएगा, इनका इंटरस्टेट भी लिया जाएगा, इनका एक्सपोर्ट भी लिया जाएगा। इन सबका अगर मैंने पैन नंबर क्या दे रखा है, सब में सेम दे रखा है रजिस्ट्रेशन। ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, मैं एक कॉम्पोजिशन नहीं ले पाऊँगा। 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो उसके बाद कॉम्पोजिशन ले लिया, तो बताओ रेट बताओ फटाफट से। मैन्युफैक्चरर पर कितनी रेट है? मैन्युफैक्चरर पर कितनी है? 0.5। और ट्रेडर पर 0.5। इफेक्टिव रेट ये कितनी हो जाएगी? 1%। लेकिन ये क्या है? ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट में भी यही बातें आती थी, बट वो अपने स्टेट का लेना। ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट। तो इसमें सिर्फ क्या लेना है? टैक्सेबल सप्लाईज का समझना। मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई 70 लैक्स 20 लैक्स। क्या मैं ले सकता हूँ या नहीं? कॉम्पोजिशन, सॉरी, क्या मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ या नहीं? क्यों ले सकता हूँ? 1.5 सीआर। आपको पता है मैं कौन से स्टेट में? ठीक है, नहीं है तो वो जानबूझ कर देगा ट्रेडर इन दिस स्टेट, और आपको क्या याद रहेगा? 1.5। क्योंकि मैं हमेशा 1.5 सीआर की बात करूंगा, इसलिए आपको एग्जाम में हमेशा क्या याद रहेगा? 1.5 सीआर। जबकि क्या है, स्टेट्स भी चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं मानते हुए कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान में, तो आप ले तो सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा? 0.5% ऑफ 70 लाख, 90 लाख, 20 लाख, 90 लैक्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो 90 लैक्स का 0.5, ये CGST आ गया और इतना ही आ जाएगा SGST। और अगर आप ट्रेडर है तो 0.5% ऑफ 20 लैक्स। ट्रेडर है तो हम क्या लेना है? 0.5% ऑफ 20 लैक्स। ट्रेडर है तो हमें क्या लेना है? 0.5% ऑफ
20 lakhs। पक्का? कोई दिक्कत इसमें? श्योर? तो वो रेट समझ में आ गई तुम्हें? मैं आता हूँ मेन शीट पर अपनी इंस्टीट्यूट वाली। टर्नओवर इन स्टेट किस सेक्शन में लिखा था? 2112। एग्रीगेट टर्नओवर 262 26। ठीक है, अब आगे सुनो। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि कौन कौन से लोग क्या नहीं ले सकते या किन किन शर्तों पर ये मिलेगा। ठीक है, इसको भी छोड़ो, एक बार किस पर आ रहा हूँ मैं, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। किनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा? सप्लायर ऑफ सर्विस। एक बार के लिए तो यही मान लो कि सप्लायर ऑफ सर्विस कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, कुछ एक्सेप्शन है, इसको एक बार बोल जाओ। तो जनरली सप्लायर ऑफ सर्विस क्या नहीं ले सकते? क्या मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। सोचो अगर मेरे को दे देते तो बहुत नुकसान हो जाता। कैसे हो जाता? मेरा टर्नओवर मान लो 50 lakhs, रेट है मेरी 18% जीएसटी की। मेरे को जीएसटी कितना लगता है? तो मान लो 50 लाख का मेरा टर्नओवर है, 18% जीएसटी की रेट। तो 50 लाख का 18% कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख रुपए का मुझे क्या भरना पड़ता है साल में? जीएसटी। जितना तुम्हारा सीए बनने का पैकेज है उतना मेरे को क्या भरना पड़ता है? जीएसटी। तो मुझे तो 9 लाख रुपए तो 75,000 रुपये महीना है, तो उम्मीद कर रहे हो तुम कोरोना वाले टाइम में, तो 75,000 रुपये महीना तो मेरा क्या लग जाता है? जीएसटी लग जाता है। और अगर मुझे कॉम्पोजिशन दे देते तो क्या होता? 1% भी मांगते तो क्या होता? 50 लाख का 1% कितना होता? 50,000। मैं बहुत खुश हूँ, 50,000 ले जाए और मेरा जीएसटी का झंझट ही खत्म। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ना कि 50,000 रुपये में अपने साल भर ना कोई बिल काटना, ना कोई टेंशन, इनपुट की टेंशन। 50,000 रुपये ले जाओ, बात खत्म। मेरा साल भर का सारा काम क्या हो गया? नीट एंड क्लीन। क्यों? सर्विस प्रोवाइडर को क्या होता है, ये क्यों नहीं देते हैं? गवर्नमेंट को बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? नुकसान। ठीक है, तो 9 लाख में से ठीक है मैं इनपुट लेता कुछ ना कुछ, 9 लाख में से इस 50 में से इनपुट नहीं लूंगा, लेकिन मेरा काम तो पक्का है। तो सर्विस प्रोवाइडर को ये कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन वो ना के बराबर के एक्सेप्शन है। तो ये मत समझना कि सर्विस प्रोवाइडर को बहुत बड़ी मिलती होगी 10(1) के प्रोविजन। तो एक बार के लिए तो क्या याद रख लो, सर्विस प्रोवाइडर को कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, हाँ बच्चों, किसको नहीं मिलेगा? सर्विस प्रोवाइडर। फिर सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लाईज ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। मतलब लिखो पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिख लो एक तो इसके ऊपर, और क्या लिख लो? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद है ना? तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो जीएसटी के दायरे से ही क्या आते हैं बस। तो आप उसकी सप्लाई कर रहे हो तो वहां भी आपको पेट्रोल का 1% बात खत्म नहीं। किसको किसको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा? नंबर 1 सर्विस, दूसरा जिस पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ इनवर्ड स्टेट और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? गुड्स। इंटरस्टेट क्या नहीं करने? गुड सप्लाई नहीं करनी। इंटरस्टेट गुड सप्लाई करोगे तो नहीं। अब मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान में बेचता हूँ तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है? कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। ठीक है, और किसको नहीं मिलेगा? पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। एक बार इसको छोड़ दो, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। टीसीएस का तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी सेकंड मॉड्यूल में मैं तुम्हें समझाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टीसीएस क्या होता है। एक बार आप ऐसे समझ लो कि मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहा हूँ तो भी मैं कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? ईसीओ के थ्रू। मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? ईसीओ। तो अगर ईसीओ की थ्रू मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ, ईसीओ की थ्रू गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो भी मुझे क्या नहीं मिलेगा? कॉम्पोजिशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इन प्रोडक्ट्स को इन्होंने छोड़ रखा है बाहर। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला है, टोबैको। तो 5 ऐसे लोग हैं जिनको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। कौन से है वो 5 लोग बच्चे? पहला सप्लायर ऑफ सर्विस, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले, नॉट मतलब जो क्या है
क्या इसमें शेड्यूल 3 वाली आइटम आएगी क्या? शेड्यूल 3 वाली आइटम तो क्या है? ना गुड्स है ना सप्लाई ना सर्विस है। तो ये तो कह रहे सप्लायर ऑफ गुड्स, तो वो तो ना गुड्स है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। उनकी बात नहीं कर रहा शेड्यूल 3 वाली, किसकी बात कर रहा है? जो टैक्सेबल गुड्स, मतलब टैक्सेबल कौन से? पेट्रोलियम। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्या है? इंटरस्टेट। चौथा ई कॉमर्स, और पांचवा ई कॉमर्स के थ्रू जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और तीसरे में भी क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई और गुड्स फंड्स, और मतलब सर्विस आप दो तो चलेगा, सर्विस वाले को वैसे ही नहीं मिलता, कुछ एक्सेप्शन। और नेक्स्ट क्या है? आइसक्रीम, टबैको और फार्मेसी, इन प्रोडक्ट्स पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो क्या अब सुनना बात को मेरी बात। आपका डाउट तो आ जाना चाहिए था अभी तक, बताओ। ये बता रहा था मैं। अब सुनो बच्चों, क्या बात कर रहे थे? हाँ, आपका डाउट आ जाना चाहिए था। डाउट आने वाले नहीं थे, एक ही डाउट आने वाला था। आने वाले थे डाउट 50 डाउट आने वाले थे। अब सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर की जब मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई तो मैंने तो तुम्हें इंटरस्टेट का कि इंटरस्टेट को लेना है, और अब मैं कहता हूँ कि इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो फिर क्या है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं राजस्थान में हूँ और मैंने कहा यूपी में भी सप्लाई कर दी, तो मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, तो मैं कॉम्पोजिशन ले ही नहीं सकता। मैं फिर कॉम्पोजिशन ले ही नहीं सकता। तो फिर से एग्रीगेट में तो आप कह रहे थे इंटरस्टेट टर्नओवर भी लेना है, तो मैं आपको बताऊं एग्रीगेट टर्नओवर कहीं इस सेक्शन के लिए नहीं लिखा हुआ। एग्रीगेट टर्नओवर पूरे और पूरे जीएसटी के लिए लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। फिर आप देखो ही मत एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है भी या नहीं। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। हमने ये स्कीम किसके लिए बनाई है? छोटे ट्रेडर्स के लिए। आप मेरे को बताओ, एक भी क्या आधी भी कर दी तो भी नहीं। ठीक है, एक इनवर्ट की मैंने बात करी नहीं, तो सप्लाई बाहर से आप मंगवा सकते हो, लेकिन बाहर अगर आप बेचोगे तो आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। सुनो बच्चों, मेरा राशन का काम, मैं छोटा आदमी, मुझे देना चाहते हैं। अब मेरा इतना काम है कि मेरा वहां तो यूपी में बिक रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा राशन का काम है तो मेरे पास स्टॉक तो कहीं से भी आता है ना। भाई मेरे को मैगी बेचनी है तो मैगी, मान लो कि मैगी का होलसेल राजस्थान में नहीं है, होगा पक्का, लेकिन मेरा अगर दूसरे स्टेट से भी आता है तो चलेगा। कुछ ऐसी आइटम्स होती है जो दूसरे स्टेट से भी आते हैं। बोलो, जैसे मैं मान लूँ कि राजस्थान के बॉर्डर पर कोई डीलर बैठा है, मान लो राजस्थान के बॉर्डर, संग्रिया नाम सुने क्या? हनुमानगढ़ नाम सुने? ये बॉर्डर पर है, तो ये कुछ माल अपना कहाँ से भी मंगवा लेते हैं, हरियाणा पंजाब पर, क्योंकि राजस्थान से सटे हुए बॉर्डर को नहीं, पंजाब में मंगवा सकते हो, लेकिन बेचोगे नहीं। बेचोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। बेचो मना नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन के लिए मत अपना ना। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन किसको नहीं मिलेगा? जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता है, दूसरे स्टेट से मंगवा सकते हैं। नीचे देखो, बताओ, नीचे इमोजी बना हुआ है क्या? व्हाट्सएप से हमारा इन्होंने ऐसे सोच रहे ना। ये देखो, ये इंस्टीट्यूट, ये क्या सोच रहा है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। किस पर नहीं है? इनवर्ड खरीदो बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचोगे नहीं। ठीक है, एंड टू मेक इंटरस्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज होगी तो वैसे कॉम्पोजिशन ही नहीं मिल पाएगा। अगर इधर जो थोड़ी सी सर्विस की परमिशन दे रहे हैं ना, वो आप क्या कर सकते हो? इंटरस्टेट आउटवर्ड कर सकते हो। जनरली सर्विस प्रोवाइडर को क्या नहीं मिलेगा? कॉम्पोजिशन। यहाँ हम तुम्हें थोड़ी सी सर्विस प्रोवाइड करने की क्या देंगे? छूट देंगे। वो आपकी क्या हो सकती है? इंटरस्टेट आउटवर्ड हो सकती है। ठीक है, वैसे तो कॉम्पोजिशन ही नहीं मिलता। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब 1 मिनट इन सारी बातों को क्लियर करने दें। देखो, ये मैंने आउटवर्ड क्या सप्लाई किया? मैंने आउटवर्ड सप्लाई की इंटर गुड्स सर्विसेज। अगर मैं आउटवर्ड इंट्रा कर दूं या आउटवर्ड ये कर दूं तो
सर्विसेज वालों को जनरली तो अलाउ नहीं है, एक लिमिटेड सी सर्विस ये करने देंगे। अगर उसके अंदर अंदर है तब मैं क्या ले सकता हूँ, कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ। ये आते ही मैं कॉम्पोजिशन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ये मैंने नहीं किया, ये कर दिया तो भी मैं ले लूंगा, बट ये किसके अंदर अंदर होना चाहिए, जो लिमिटेड एक्सटेंट में तुम्हें आगे बताने जाऊंगा। तो मना क्या क्या है बताओ, आप कब कब कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, जब आप दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करते हो, तो दूसरे स्टेट में सर्विस सप्लाई करते हो या अपनी स्टेट में सर्विस सप्लाई करते हो, तो वो अगर जो लिमिटेड एक्सटेंट तक की परमिशन है उसके अंदर अंदर है तब तो वेल एंड गुड। अगर उसके बाहर है तो चाहे दूसरा स्टेट हो या अपना स्टेट हो, आप नहीं ले सकते कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो आप दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करो तो आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालो ही मत, भले ही आपका 1.5 करोड़ से कम है, आपको कॉम्पोजिशन मिलना ही नहीं है। आप अपने स्टेट में गुड्स सप्लाई करो चल जाएगा, आप क्या करो दूसरे स्टेट में सर्विस सप्लाई करो या अपने स्टेट में सप्लाई करो तो मिल जाएगा, इफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड इज विद इन दैट लिमिटेड एक्सटेंट प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद में इन दूसरे स्टेट से खरीद सकते हैं क्या, खरीदो, नो टेंशन एट ऑल, आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो। तो कॉम्पोजिशन किसको, मैंने अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट डाल दिया और उससे अमेजोन से सप्लाई किया तो मैं नहीं ले सकता। मैं राजस्थान में हूँ और मैंने 2 प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पर डाल दिया, ठीक है, तो भी नहीं मिलेगा। एक भी हो गया तो भी नहीं मिलेगा, नो मींस नो, ठीक है। ई कॉमर्स जैसे अमेज़न और उसी अगर अपन खुद की वेबसाइट बना के भी करें तो तब चलेगा, क्योंकि इसमें क्या पक्का। देखो एक बार मैं सारा बोलता हूँ, इसको मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन होगी, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, राजस्थान में कुछ सेल करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में कुछ सेल करता हूँ, तब मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ। यस, अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, मैं राजस्थान में कुछ सप्लाई सेल करता हूँ और राजस्थान में सर्विस भी सेल करता हूँ, तब मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ। तो मेरा पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर प्लस सर्विस वो लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर अंदर कवर होनी चाहिए। मैं राजस्थान में कुछ सेल करता हूँ और यूपी में भी गुड सेल करता हूँ। अब आगे आप पूछे मैं नहीं ले सकता, ठीक है। इंटरस्टेट गुड सेल करते हैं, इंटरस्टेट गुड सेल करते हैं तो आप बोल देना ले नहीं सकते। मैं राजस्थान में गुड सेल करता हूँ, यूपी में सर्विस सेल करता हूँ, तो क्या होगा, सर्विस सेल मतलब सर्विस सप्लाई करता हूँ, तो आप क्या बोलो, जहाँ मैं सेल बोल रहा हूँ और सप्लाई, ठीक है। तो अगर वो लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर है तो सर्विस के लिए आपको ये नहीं चेक करना इंटर है इंटर है, सर्विस के लिए क्या चेक करना है, जो लिमिटेड एक्सटेंट काम है उसके अंदर है। और गुड्स के लिए क्या चेक करना है, इंटर होते ही आप ये नहीं ले सकते। और इसके अलावा परचेज कहीं से भी करो, परचेज का मतलब ये क्या बोलते हैं, इनवर्ट सप्लाई, जिसको मैं सिंपल भाषा में क्या बोलूँ, परचेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, श्योर, यस सर, नहीं बोल डैम श्योर। चलो हाँ बच्चों, हम किस पर आ गए, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा एक मिनट, जो भी हमने पढ़ा था ना, एक बार वो हमारा मेन बेरेक वाले पेज पर सबसेक्शन 2 पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में देखो क्या लिखा हुआ, वो किस में नहीं लगाना चाहिए, पेज नहीं मिला बाकी, तू बोल दे तो मोटी 3.29। He is not engaged in supply of service। दूसरा क्या है, he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax, हो गया। तीसरा क्या है, he is not engaged in making interstate supply of outer goods or services। चौथा क्या है, he is not engaged in making any supply of goods through ECO। he is not a manufacturer of such goods as may be notified। कौन कौन से इसके साथ ही लिख लो, पान मसाला, तंबाकू एंड बोलो ना, आइसक्रीम लिख लो इस पे, आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, ठीक है। उसके बाद provided that where more than one registered person are having the same PAN issued under the income tax act। PAN income tax में जाता है तो बताइए तुम। The registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless on such registered person opt to pay for tax। मतलब क्या है, या तो सारे आओ या एक भी ना आओ, मेरे को मेजोरिटी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सारे या एक भी नहीं। मेजोरिटी का मतलब नहीं है, अगर एक ने भी क्या नहीं किया, ऑप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, वेट खुल नहीं रहा बेटा,
क्या होता है? सुनो बच्चों, दिस इज माई राजस्थान ऑफिस एंड दिस ऑफिस is situated in UP. Turnover is 50 lakhs, 40 lakhs. Can I opt for compulsion scheme or not? ये मान लो कि वो स्पेशल स्टेट्स में नहीं है, ठीक है, तुम्हें याद है नहीं स्पेशल स्टेट्स, तो 1.5 करोड़ से आंसर हो जाएगा, मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। अब हुआ क्या बच्चों, राजस्थान ऑफिस में आई हैव ह्यूज क्रेडिट्स ऑफ इनपुट सप्लाई। मेरे इनपुट सप्लाईज का क्रेडिट क्या है? बहुत सारा। और अगर क्या है, मैंने बोलो, अगर मैंने कॉम्पोजिशन डिसऑप्ट किया तो क्या होगा? ये क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये काम करता हूँ, मैं राजस्थान के लिए तो क्या लेता हूँ? कॉम्पोजिशन ना लेता हूँ, और यूपी के लिए कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ। इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट एट ऑल। नो नहीं, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। आओ तो क्या हो, सारे आओ, नहीं तो एक भी ना हो। आओ तो सारे आओ, नहीं तो एक भी मत आओ, मेजोरिटी से नहीं। हाँ बच्चों, अब ये बच्ची अपने आप को कवर करने के लिए कह रही है, हो सकता है इनका पेन अलग अलग हो। पेन अलग अलग हो तो ये लोग भी तो अलग अलग है। मेरा पेन है तो मैंने बोला कि मेरे ऑफिस है तो मेरे पेन पर है ना राजस्थान और यूपी के दोनों में, ठीक है। तो अगर ये कॉम्पोजिशन नहीं लेना चाहता तो इसको भी इसके साथ ही रहना पड़ेगा, मिलकर रहो, मेजोरिटी नहीं। और सारे के सारे मिलकर रहो। मेरे 10 ऑफिस है और 10 में से एक भी डिसऑप्ट कर गया तो क्या होगा? बोलो ना, कोई भी नहीं। कॉम्पोजिशन लेना है तो सबको लेना है, नहीं लेना है तो सबको नहीं लेना है। ऐसे नहीं है कि क्या है, ये ले ले और ये ना ले, ये बिल्कुल अनबाइज्ड है, सबको बराबर रखेंगे, ठीक है। ऐसे तो फिर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ छोटा करोड़ वो तो वैसे ही नहीं ले सकते। नहीं, वो 1.5 करोड़ दिखा के अपने से कॉम्पोजिशन कितना ज़्यादा टैक्स बचा देंगे। कैसे दिखा लेंगे 1.5 करोड़ से कम? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन्स आर हैविंग द सेम पेन। अगर एक से ज्यादा के पास क्या है, अगर सेम पेन पर रजिस्टर्ड है ना, तो अगर आपको मान लो मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़, मेरा बिजनेस है, पहला बिजनेस 1 करोड़ है टर्नओवर, दूसरे का भी 1 करोड़ से ज्यादा आने वाला है, तो मैं क्या करूँ? एक डिफरेंट पेन पर करूँ, पापा के पेन पर, मम्मी के पेन पर, या अपनी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाऊँ उसके पेन पर करूँ, ताकि क्या मुझे कॉम्पोजिशन का बेनिफिट मिलता रहे अगर मैं लेना चाहता हूँ तो, ठीक है। लेकिन सेम पेन पर है तो एक गया तो सब गए, ठीक है। किसी गोविंद को आगे मत करो, ठीक है। गोविंद गया तो सब गए, ठीक है। द ऑप्शन अवेल, तुम्हें नहीं पता बात, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनना। मेरा टर्नओवर जिसका भी पहला साल है, मान लो कि रिलायंस है, वो पहला ही साल है और गुड्स की सप्लाई कर रही है, मान लो बाकी सब चीजें हैं कि इंटरस्टेट और नहीं करेगी, वो सब है, तो उसका पहले साल का टर्नओवर भी 800 करोड़ होने वाला है। उसका पहले साल का टर्नओवर भी क्या होने वाला है? 800 करोड़ होने वाला है। तो अब पहले साल तो वो 800 करोड़ पर कॉम्पोजिशन ले लेगी, तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। पिछले साल टर्नओवर 0 था, उसने एक नई कंपनी फ्लोट की, उस कंपनी का टर्नओवर पहले साल ही कितना होने वाला है? 800 करोड़ होने वाला है, जिसमें से वो क्या करेगी? सब पर कॉम्पोजिशन लेते रहेगी। तो कॉम्पोजिशन भी कब तक मिलेगा? 1.5 करोड़ तक ही मिलेगा। सबसेक्शन 3 पढ़ो। द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शेल लैप्स। शेल लैप्स का मतलब खत्म हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या थी? 1.5 करोड़। अब सुनना मेरी बात, यहाँ मेरा टर्नओवर था 1 करोड़। सुनो मेरी बात, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहले साल में कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ या नहीं? पहले साल तो ले लूंगा ना, पिछले बार 1.5 से कम नहीं है, तो फिर भी तो इसमें तो कॉम्पोजिशन तो ले ही सकता हूँ। अब मेरा टर्नओवर 5 करोड़ था, मेरा टर्नओवर कितना था? 5 करोड़। लेकिन 1.5 करोड़ के बाद कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ के बाद अगले 3.5 करोड़ पर क्या होगा? मुझे नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। अगले साल मुझे पूरे पर ही क्या देना पड़ेगा? नॉर्मल, चाहे मेरा टर्नओवर कितना हो? 1 करोड़, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर किससे ज्यादा था? तो पहले साल नील टर्नओवर। अब इस साल जब 5 करोड़ का टर्नओवर है तो मैं कॉम्पोजिशन तो ले सकता हूँ, बट अप टू ओनली इनिशियल 1.5 CR। 3.5 पर क्या करना पड़ेगा? I'll pay normal tax. Next year, on entire 1 crore, normal tax will be paid. No composition will be available because turnover in aggregate turnover in last financial year exceeded rupees 1.5 crores. In next year, my turnover was 4 crores. Then, for up to 1.5 crores, I will be eligible for composition. अब ये मेरे ऊपर है कि मैं लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, और उसके बाद में बैलेंस 2.5 करोड़ पर नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। और गेटिंग माई पॉइंट?
तो composition is available only to those persons whose aggregate turnover did not exceed rupees 1.5 crores in previous year. And in current year, if they are opting for composition, they are eligible for composition only up to turnover rupees 1.5 crore. Sure? बोलो। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या मिल जाएगा जिंदगी भर, मतलब कंपोजिशन मिल गया तो पूरे साल ही। ऐसे तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, पहले साल जो सब्सिडरी बनाती है, कोई नया काम शुरू करती है, वो जब तो क्या है पहले साल करोड़ का टर्नओवर करने वाली है, कंपोजिशन में बैठी रहेगी? जी नहीं। क्या करना होगा? सिर्फ 1.5 करोड़। पिछली बार 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो इस बार पहले 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन है या पूरे टर्नओवर पर कंपोजिशन है? तो कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, सब्सिक्शन 3 हो गया। बोलो। एक बार मैं मेन शीट पर सीधा बता दो मुझे। ये तीसरा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है आपको? इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। A taxable person to whom provisions of subsection 1 apply shall not collect any tax from the recipient and supplies on supplies made by him, nor shall he be entitled to any input tax credit। मतलब क्या है? ना तो जिससे मैं खरीदूंगा वो मुझे जीएसटी लगा के देगा, यानी जिससे मैं खरीदूंगा वो तो मुझे जीएसटी लगा कर देगा, बट मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? नॉर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं जिसको बेचूंगा, ये इधर से बोतल सप्लाई होगी, इधर से आई बोतल सप्लाई, इधर दिखनी चाहिए, पड़ जाएगी। अब सुनो, ये है बोतल, ये आई बोतल, ये मैंने जिससे खरीदी है उसने मुझसे जीएसटी लिया है? नहीं, उसने तो मुझसे जीएसटी लिया ही है। अब मेरे पास वो क्रेडिट है। अब मैंने उसकी क्या कर दी? आउटवर्ड सप्लाई कर दी। मैंने उसकी आउटवर्ड सप्लाई कर दी और मैंने कंपोजिशन ले रखा है। बताओ मैं इससे जीएसटी लूं या नहीं? मैं इससे जीएसटी लूं या नहीं लूंगा। क्या इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं? इसने जब जीएसटी पे ही नहीं किया तो क्रेडिट मिलने का तो क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। अब मेरे पास जो इनपुट क्रेडिट आया वो क्या हो गया? खत्म। कंपोजिशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इनपुट क्रेडिट क्या हो जाते हैं? खत्म। ठीक है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको बताता कि कंपोजिशन स्कीम लॉस मेकिंग है, वैसे बस बर्डन कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है, दिक्कत वाली है। लेकिन अब ठीक है, हम क्या करें? ठीक है, तो मैं जिससे खरीद रहा हूँ उसका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। ये तो किसके आगे लिखा हुआ है? नॉर के आगे। और मैं जिसको बेच रहा हूँ उससे मैं किसी तरह का कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा। मुझे अपने आप से क्या देना है? अपनी पॉकेट से। ठीक, श्योर? कौन सा हो गया? 4। अब इसमें कुछ रूल्स हो रहे हैं। इसमें क्या है? कुछ रूल्स हो रहे हैं। ठीक है, वो रूल्स पढ़ाने हैं। पहले तो यही पढ़ो, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। रूल कौन सा बताओ बच्चों? Rule 5. Person opting for composition levy has to comply with the following conditions. He is neither a CTP nor a NRTP. ना तो उसको CTP होना है और ना ही NRTP होना है। CTP का मतलब बच्चे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मैंने तुम्हें बोला कि तुम किसी दूसरे स्टेट में मतलब परमानेंट ऑफिस ना रखकर थोड़ी बहुत सप्लाई करने जाओ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ट्रेड फेयर में आप सप्लाई करने गए, सर्विस वाला है इस टाइप का। ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी कोई ऑप्शन नहीं है। एनआरटीपी का मतलब क्या होता है? दूसरे देश का यहाँ पर आकर सप्लाई। जैसे आतिफ असलम कहाँ गया? पाकिस्तान का, इधर आकर सप्लाई करके गया, तो वो कंपोजिशन ले सकता है? एक बार के लिए नहीं, क्यों? एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए वो सर्विस सप्लाई करके गया, वैसे नहीं मिलता। मैं करूँ क्या तुम लोगों? अब तुम्हें पता है एनआरटीपी की बात कर रही है तो एनआरटीपी बोल दो, बात खत्म। उसमें भी नालायक सीटीपी बोलती है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, राजस्थान का यूपी में सप्लाई करके आए तो वो क्या है? एनआरटीपी क्या है? बार्श है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। तो उसमें हम इसकी एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं। ठीक है, एक बार बस याद रखो, एनआरटीपी और सीटीपी को नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने नहीं खरीदा होना चाहिए, और अगर खरीदा है तो उस पर रिवर्स चार्ज में क्या दे दिया आपने?
जीएसटी, उस पर आपने रिवर्स चार्ज में क्या दे दिया, जीएसटी। अभी एक बार इसे 3 को मत करना, ठीक है, ये आ जाएगा एग्जामिशन वाले के साथ इसको लो। मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, 9.3 क्या था, फटाफट से बताओ। 9.3 9.1 क्या था, 9.1 चार्जिंग सेक्शन। 9.2 क्या था, पेट्रोलियम। लीकर तो 9.1 में ही था बेटा। 9.3 में क्या था, 9.3 में गवर्नमेंट वाला आरसी गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज उन सर्विसेज पर जिनको गवर्नमेंट बताए, उन गुड्स और सर्विसेज पर। 9.4 में लिखा हुआ है कि आपको अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। अनरजिस्टर्ड से आप खरीदोगे तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। ठीक है, अभी 9.4 नहीं करा रहा, 9.4 में लंबी हिस्ट्री है, मैं बाद में कराता हूँ। लेकिन एक बात सुनो, 9.3 और 9.4 के रिवर्स चार्ज में क्या डिफरेंस है, 9.3 और 9.4 के रिवर्स चार्ज में क्या अंतर है। 9.3 में, एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, कोई सा भी हो, अगर 9.3 में कवर हो गया ना तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो ना, चाहे सप्लायर क्या हो, रजिस्टर्ड भी हो। बट अगर 9.3 में नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। और 9.4 किसके लिए बनाया गया था, जब आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं तब। तो 9.3 किनके लिए है, जिन सर्विसेज पर या जिन गुड्स पर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर क्या रहेगा, रिवर्स चार्ज बेटर रहेगा, हमारे लिए कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करना आसान रहेगा, उन पर तो क्या है, उनको तो 9.3। उन्होंने ये नहीं बोला कि सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई सा भी हो। जैसे हमने बहुत सारी पढ़ी थी ना रिवर्स चार्ज वाली, बोलो कौन सी पढ़ी थी, जैसे जीटीए वाली, जैसे लीगल सर्विसेज वाली। तो वो कहते हैं भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड है, भले ही अनरजिस्टर्ड है, हमें लग रहा है कि इन सर्विसेज में हमसे क्या है, टैक्स कलेक्ट करना आसान रहेगा, किनसे, रेसिपिएंट से। तो हम ले रहे हैं चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो। और 9.4 में क्या है, अनरजिस्टर्ड से आप खरीद रहे हो तो वो तो जीएसटी लेता नहीं, अनरजिस्टर्ड है तो उससे आप खरीद रहे हो तब रिवर्स चार्ज लगेगा। तो 9.4 की खासियत क्या है, सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू गेट कवर्ड अंडर 9.4। 9.4 की शर्त क्या है कि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप खरीद रहे हो, ये जीएसटी भरते नहीं है, तो आप इनका मतलब कैसे करोगे रिवर्स चार्ज। अभी 9.4 हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जीटीए के पास अगर 9.4 में से अनरजिस्टर्ड से आए हुए गुड्स है तो उसको रिवर्स चार्ज में क्या भर देना है, जीएसटी। जीटीए के पास क्या है, कॉम्पोजिशन सप्लायर के पास। अगर उसने कॉम्पोजिशन सप्लायर के पास अनरजिस्टर्ड से आए हुए गुड्स है तो उसको रिवर्स चार्ज में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी। ठीक है, खरीदने वाला है दिन, सॉरी कॉम्पोजिशन लेने वाला है टाइम, अगर उसके पास रिवर्स चार्ज में आया हुआ है। अब कौन से पर लगता है रिवर्स चार्ज में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा 9.4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9.3 में चाहे 9.4 में किसी से भी आगे भी खरीदेगा तो क्या करता रहेगा, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी भरता रहेगा, ठीक है। तो आज मैं कॉम्पोजिशन लेना चाहता हूँ, तो पहले तो आज मैं वो स्टॉक देखूंगा जो मैंने किससे खरीदा हुआ अनरजिस्टर्ड से, उन सबका जीएसटी भरूंगा। और आगे से क्या होगा, कोई भी ऐसी सप्लाई ली जो 9.3 और 9.4 में रिवर्स चार्ज में कवर होगी, उस पर भी मैं क्या करता रहूँगा, जीएसटी पक्का। और वो किसके अंदर नहीं होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स और प्रोडक्ट में कवर नहीं होना चाहिए। नोटिफाइड गुड्स और प्रोडक्ट कौन से, अब ये नाम है आइसक्रीम, एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन जब डालते हैं ना तो ये ऐसे बोलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, इस हेडिंग वाला, इस टैरिफ आइटम वाला, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर आप कॉम्पोजिशन लेते हो तो आपको टेंशन ही नहीं है, क्यों नहीं है, वो रेट लाते हैं, रेट में चेंज लाते हैं, कोई एग्जाम्पशन लाते हैं, तो वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखता है आइसक्रीम एग्जाम्पल, वो क्या बोलते हैं, इस टैरिफ आइटम वाला। हर प्रोडक्ट का क्या है, एक अलग नाम है समझ, और उस नाम का मतलब क्या है, टैरिफ आइटम। तो उन्होंने तो टैरिफ आइटम लिखी हुई है, लेकिन सब प्रोडक्ट कौन से लिखे हुए हैं, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, चाहे कोकोआ हो चाहे ना हो, पान मसाला। अब टैरिफ ये क्या है, चैप्टर 24 की सारी आइटम्स, कौन सी, सारे के सारे गुड्स, उसमें कौन से हैं, मैं तुम्हें ना एक बार पूछा, अब तुम्हें वैसे तो पूछ नहीं रहे हो, डाउट तुम्हारा आना चाहिए कि इसमें तो कितने डिजिट है, 8, और इसमें सिर्फ क्या है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें पहले एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या, चैप्टर, फिर क्या होता है, एक बार पेज नंबर, तो इसको सिंपली रीड कर लेना, ये कोई
लो नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? अब मान लो कि मैं शर्ट बेचता हूँ, मुझे जीएसटी की रेट कहाँ से पता लगेगा? शर्ट नाम से कभी भी जीएसटी की रेट नहीं मिलेगी आपको। पूरा का पूरा एक कस्टम टैरिफ एक्ट है, जीएसटी एक्ट नहीं है। कौन सा एक्ट है? कस्टम टैरिफ एक्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या आता है? सेक्शन। उसके बाद में क्या होता है? चैप्टर। फिर सब चैप्टर्स भी होते हैं। उसके बाद में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टैरिफ आइटम। इस तरह से बंटा हुआ है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है तुम्हारा, सर्विस के ऊपर दिया हुआ है इसमें एग्जांपल। सेक्शन 5 किसका है? कंस्ट्रक्शन सर्विस का। सर्विस के ऊपर है, उसका नहीं। सेक्शन 8 किसका है? बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज का। सेक्शन 5 क्या है? फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विस का। तो अगर आप लोन दे रहे हो तो आप किस में ढूंढो? कंस्ट्रक्शन में ढूंढो या 7 में ढूंढो? आपकी सर्विस लोन देने की है, आप अपनी सर्विस पर जीएसटी की रेट है किसमें क्लासिफाई हो रही है, तो आप किस में जाओगे? सेक्शन 5 में जाओगे या सेक्शन 7 में जाओगे? 7 में जाओगे ना, बोलो। तो ऐसे ही सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। उस सेक्शन में बहुत सारे क्या होते हैं? चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर क्या होती है? हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या होती है? सब हेडिंग। और उसके बाद में क्या आता है? प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो आपको इस तरह से उसमें ढूंढना होता है। और ये इंडिया का बनाया हुआ नहीं है, ये देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, वहां पर होती है हेडिंग्स और ये चैप्टर। ठीक है, बोलो ये सब किसमें है? इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट इज बेस्ड ऑन एचएसएन। एचएसएन की फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर है, डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये जो मान लो कि ये कोई प्रोडक्ट का नंबर आता है, ये 24000 ऐसे, तो ये क्या है? ये इंडिया में भी यही है और यूएस में, मतलब जिन जो किससे अवॉइड हो रहे हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से अवॉइड हो रहे हैं, उन सब में यही प्रोडक्ट नंबर है, ताकि सबको क्या रहे? यूनिफॉर्मिटी रहे। तो एचएसएन क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हर प्रोडक्ट का क्या होगा? एक नंबर होगा, और वो इंडिया में होगा या सब जगह एक ही होगा। और प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं? पहले आपको चैप्टर में कवर करना है, फिर आपको पहले आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शंस के बाद क्या होते हैं? चैप्टर्स। चैप्टर्स के बाद क्या होती है? हेडिंग्स। फिर क्या होती है? सब हेडिंग। और फिर उसके नीचे आपको क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, बोलो पक्का? ये जो सारा है ये सिर्फ आप पढ़ लेना, ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये क्या है? ऐसे क्यों आता है? तो गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट करना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? मतलब टैरिफ हेडिंग की ये हमने क्या कर दी? एग्जाम्प्ट। अब आपको देखना पड़ता है कि वो किसमें कवर है। तो वो जो नंबर लिखे हुए हैं ना, समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट तो ये बोल देगी कि जैसे मान लो कि उनको क्या एग्जाम्प्ट करना है, और ये कोई भी याद नहीं रख सकता, कोई नहीं। गवर्नमेंट तो क्या बोल देगी कि ये वाली आइटम क्या है? कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते। अब आप ढूंढते रहो कि नोटिफिकेशन में इस आइटम में आया कौन सा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ये जो होता है ना, चैप्टर नंबर होता है 21। ठीक है, तो 24। अब 24 में आगे हेडिंग, सब हेडिंग और ये चलता है। ठीक है, सब हेडिंग। पहला जो होता है ना 2 डिजिट, ये चैप्टर नंबर का नंबर 21 नंबर चैप्टर। तो ये जो 24 नंबर चैप्टर है, इसके सारे प्रोडक्ट है। जैसे ये सेक्शन हो गया, इसमें ये चैप्टर हो गया। इन चैप्टर्स के अंदर क्या होता है? हेडिंग, सब हेडिंग है। ये एक चैप्टर है तो इसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग चल रहा है। तो ये तो इनकी हेडिंग, सब हेडिंग्स लिखी, क्योंकि इनके कोई इस 21 नंबर चैप्टर के सारे प्रोडक्ट नहीं कवर किए, तो 21 नंबर के आगे पूरा लिखा। लेकिन 24 नंबर के क्या कर दिए? सारे कर दिए, इसलिए इसका सिर्फ क्या है? 24। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था समझाने के लिए। आप तो बस प्रोडक्ट के क्या रखो, नाम याद रखो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोडक्ट का नाम नहीं जानती है, गवर्नमेंट तो ऐसे बताती है। और 24 क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के तो सारे प्रोडक्ट ही कवर करते, और इसमें क्या है? इनकी ये आ गया। पक्का? इसके अलावा क्या है? और क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ऑन सप्लाईज। सीपीसी सुना है क्या नाम? बीकानेर सीपीसी
उसके पास है ना, आप कोई भी चीज़ ले लें तो उसका आप जब बिल लोगे ना तो उसके ऊपर ये वर्ड लिखो। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट वाला नहीं ले सकता, और वो रेस्टोरेंट वाला है तो वो आपसे 5% जीएसटी, मतलब 5% वो अपना भर देता है, आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, और अपने बिल ऑफ सप्लाई जो आपको देता है वो इनवॉइस नहीं देता। देखो नॉर्मल लोग तो क्या देते हैं, इनवॉइस, और इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, डिटेल। लेकिन जो कॉम्पोजिशन ले रहे हैं वो अपने कस्टमर को क्या देंगे, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, और उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर क्या लिखेंगे, ये वर्ड, क्या वर्ड, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टैक्स कलेक्ट टैक्स ऑन सच। ठीक है, he shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and every additional place or places of। उसको क्या लिखना होगा, एक तो अपने बिलों पर लिखना होगा, और प्लस कहाँ लिखना होगा, अपनी बिल्डिंग पर। कोई भी एवरी नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड जो डिस्प्ले हो रहा है, प्रोमिनेंट प्लेस मतलब जिस पर सबकी नजर चली जाए, एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मेरे 2 ऑफिस है, प्रिंसिपल पर भी करना है और एडिशनल पर भी करना है, तो कहाँ कहाँ पर मुझे ये बात बतानी है कि मैं कॉम्पोजिशन वाला हूँ। एक तो मेरे को अपने माथे पे लिखवाना है, कहाँ लिखवाना है, मेरे बिलों पर लिखना है, और दूसरा कहाँ लिखना है, मेरे ऑफिस पर, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो एडिशनल। आज हम तय करेंगे। अगर ऐसे नहीं लिखते तो फिर इनको नहीं देते, क्या होगा, नहीं लिखे तो कंपोजिशन कुछ नहीं होता, नहीं लिखे